तो एक ज़माना था जब सिर्फ महफ़िलें हुआ सजा करती थी और राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे। और फिर वो माहौल बदलता गया क्योंकि एक मशीन आ गई हमारी ज़िंदगी में जिसको लोग ग्रामोफोन कहते हैं। और उस मशीन के आने से जो हमारा सुनने का तरीका, रिकॉर्डिंग का तरीका, परफॉर्मेंस का तरीका, काफ़ी कुछ बदल गया। थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन वाले जो लोग थे उन घरों में, दे डिडंट वांट टू एक्नॉलेज कि बाइयाँ आके गाती थी, क्योंकि कई राग एक जैसे होते हैं कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी ख्याल गायकी में, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो बहुत अलग होता है। और जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का तरीका है उसमें अब्स्ट्रैक्शन की एक अलग किस्म की गुंजाइश होती है। तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई बिकेम क्यूरियस। Vidya ji, thank you so much for coming. And welcome to the Indian Institute of Creative Skills Raga Room, the podcast. It's a lovely name. We thought about this. Yeah. तो अच्छा लगा and म्यूज़िक के बारे में है and we don't want to do a series on Indian music, तो उसके लिए सोचा था आपसे ही शुरू करें। तो how did you get interested in music? Well, I don't think I even had the time to understand whether I was interested in music or not. जी। कि टेक्निकली जो है मैं मद्रासी हूँ और दक्षिण भारत में अक्सर ये होता ही है कि किसी न किसी प्रकार की कला से आपको जोड़ दिया जाता है, या तो नृत्य होता है या गायन होता है। और मेरे पिताजी बहुत शौकीन थे गाने के, खुद भी सीखे नहीं थे लेकिन गाते थे बहुत। तो और मेरी एक बड़ी बहन भी थी, तो वो शी वाज ऑलरेडी लर्निंग व्हेन आई बिकेम इवन अवेयर ऑफ द वर्ल्ड अराउंड मी। सो इट वाजंट रियली, इट जस्ट हैपेंड। But Karnataka से coming on to the Hindustani style of singing. So Carnatic typically because I was born into a South Indian family, but फिर ये था कि मैं पली बड़ी दिल्ली में हूँ। जी। तो और हमारे घर पे जो है हर किस्म का संगीत बजता था। तो बीटल्स से लेके पिंक फ्लॉयड से लेके बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, एम.एल. वसंत कुमारी, द वर्क्स। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव बहुत गहरा रहा है मेरी समझ में, मेरी संगीत की उपज में। और इसके चलते मुझे आई वॉज ड्रॉन टू ख्याल गायकी शुरुआती तौर में, क्योंकि कई राग एक जैसे होते हैं कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी ख्याल गायकी में, लेकिन उनका जो अप्रोच है वो बहुत अलग होता है। और जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का तरीका है उसमें अब्स्ट्रैक्शन की एक अलग किस्म की गुंजाइश होती है। तो वो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई बिकेम क्यूरियस एंड सो या। एंड देन लाइट क्लासिकल की तरफ फिर कैसे रुझाना है? बिकॉज आपने पहले कर्नाटक फिर हिंदुस्तानी, अब मुझे लग रहा है आई एम साउंडिंग लाइक ए ग्रीडी पर्सन। नो नॉट ग्रीडी, बिकॉज़ ये भी नहीं छोड़ना है, वो भी नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे यही लगती है कि एक रूटिंग के बावजूद एक जो 4-5-6 जगह घूमने का जो एक सिलसिला एज एन आर्टिस्ट, आई फाइंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग इन योर करियर। आई थिंक देयर वर 2 or 3 थिंग्स व्हिच लेड टू दैट। एक तो ये कि मैंने काफ़ी लंबा समय ख्याल गायकी शुभा मुद्गल जी से सीखा था, और उनका भी ऐसे एक एक्लेक्टिक अप्रोच रहा है हमेशा। और संगीत के प्रति एक समझ जो मेरी बनी, और संगीत के प्रति, साहित्य के प्रति और कंपोजिंग, ये सब जो चीज़ें हैं वो उस अनुभव से काफ़ी मुझे सीखने को मिला। उसके अलावा मेरा एक और अवतार भी था, क्योंकि मैं काफ़ी कम्युनिटीज़ के साथ काम करती थी, डेवलपमेंट में थी कुछ साल। तो उसके चलते अंडरस्टैंडिंग पीपल, ये जो सब होता है, सोशल कंस्ट्रक्ट होता है हमारे समाज का, उसमें भी मुझे रुचि थी। तो जेंडर बिकेम समथिंग दैट इंटरेस्टेड मी, और उस सिलसिले में जो है ठुमरी रियली स्टूड आउट, यू नो। तो मुझे जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी फिर से, मतलब ये हुआ कि भाई why is it light classical, why is it considered semi classical? जी, even I wanted to know that from you because तो धीरे धीरे करके, मतलब वैसे तो मुझे भक्ति संगीत में भी बहुत इंटरेस्ट भी है, और मैं
एक्सप्लोर भी करती हूँ उसको, अच्छा लगता है। कई उस्ताद हैं जैसे पंडित कुमार गंधर्व ने जो गाया है, हाँ। जिस तरह से निर्गुण को एक अलग स्थान दिया है, बिल्कुल। जिस तरह से फोक संगीत को वो लेके आए हैं इस दायरे में, जो एक बहुत स्ट्रिक्ट फॉर्मल एक दायरा है क्लासिकल म्यूज़िक का। तो कई सारी चीज़ें हैं मेरा ख्याल में किसी भी म्यूजिशियन की लाइफ में जो जब इकट्ठा हो जाती हैं फिर वो आपका संगीत बन जाता है। हाँ, उसमें लेकिन फिर भी एक चॉइस रहती है। मिसाल के तौर पर कि व्हेन यू ऑप्ट फॉर अ बेगम अख्तर काइंड ऑफ ट्रेनिंग, और स्टाइल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कि उस अंदाज से जिस तरह से वो पेश करती थी अल्फाज को गज़लों में, वो आपके यहाँ कभी कभी नज़र आता है बहुत अच्छी तरह से कि क्योंकि गज़ल एक अलग, ठुमरी से बिल्कुल अलग तरीका है उसको, और गज़ल कहा जाए तो एक मिजाज है। बिल्कुल, क्या खूबसूरत आपने कहा। तो वो जो मिजाज है उसमें आप कैसे फ़र्क करती हैं जब आप गाती हैं? तो देखिए, थोड़ा सा तो मुझे लिरिक में इंटरेस्ट है जी, वर्ड्स, शब्दों के साथ मुझे मज़ा आता है, और उस हवाले से मेरा ख्याल में गज़ल जो है इट्स द बेस्ट ऑफरिंग। जी। हालांकि चूँकि मेरी गुरु शांति हीरानंद जी से मुझे सीखने का मौका मिला, और शुरुआती तौर में हम ठुमरी दादरा ही ज़्यादा करते थे, लेकिन उनके साथ रहने का मतलब ये भी था कि उनकी अपनी ज़िंदगी और उस ज़िंदगी में बेगम अख्तर का जो एक प्रेजेंस रही, वो समझने का एक फैंटास्टिक मौका मिला। मतलब मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा फॉर्चुनेट समझती हूँ कि इस तरह के मुझे एक्सपीरियंसेस मिले हैं ज़िंदगी में। तो धीरे धीरे फिर गज़ल के प्रति भी एक रुचि बनी, और उसकी खूबसूरती समझने की मैंने कोशिश करी, क्योंकि उर्दू इज़ नॉट दैट समथिंग दैट कम्स टू मी नेचुरली, बट उर्दू इज़ सो कंपेलिंग, इट्स सो ब्यूटीफुल दैट यू वांट टू बॉदर विद इट। यस, दैट्स ट्रू। और जब आप उस तरह के एक व्यक्ति से सीखते हैं तो यू आर नेचुरली इंक्लाइंड टू अंडरस्टैंडिंग द गज़ल। और उसमें मुझे एक चीज़ जो बहुत अच्छी भी लगी और ज़बरदस्त भी लगी, जो मुझे मालूम नहीं था, कि गज़ल में जो अलग अलग शेर होते हैं, दे आर नॉट नेसेसरली रिलेटेड टू ईच अदर। यस, इट्स लाइक अ बुके ऑफ फ्लावर्स, या। और उसमें आप, लेकिन ऐसा भी लगता है कि आप अपने माशूक से बात कर रहे हैं, और अलग अलग तरीक़ों से आप इसी बात को कह सकते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं गज़ल में जो इट अलाउज़ यू टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इमोशनली, यू नो। तो वो पहलू मुझे ख़ास अच्छा लगा। पर इसमें देखिए गज़ल में भी ठुमरी, दादरा, ख्याल, इसके भी रंग आए, बिल्कुल, और बड़ी खूबसूरती से आए। तो वो आप कैसे देखती हैं जहाँ पे म्यूज़िक आके अल्फाज के साथ जब मिलता है? आपने अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया, शैली, स्टाइल। तो ये तो कहना बिल्कुल ही मतलब दकियानूसी होगा कि बेगम अख्तर स्टाइल, वो तो उनका अपना स्टाइल था, लेकिन उनका एक तरीका था जो हमने तालीम में हासिल किया। वो ये है कि जिस तरह से वो रागदारी गज़ल गायकी में लेके आई, वो मेरे ख्याल में मेरी जो बाकी तालीम रही है, ख़ासकर जो कर्नाटिक म्यूज़िक है या फिर ख़याल गायकी जो मैंने सीखी, दैट केम इन रियली हैंडी, एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी टू ब्रिंग रागदारी टू माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द गज़ल ऑल्सो। मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि गज़ल में आप उसको रूपक में आप कुछ गा रहे हैं, पीलू में या बिहाग में गा रहे हैं या यमन में गा रहे हैं, जो भी भैरवी में, सो मेनी पॉसिबिलिटीज़, मल्हार में उन्होंने चीज़ें गाई, तो उसका एक मज़ा मेरे लिए एक्स्ट्रा हो जाता है, क्योंकि मैंने वो राग भी सीखा हुआ है, और फिर उसमें मैं गज़ल भी गा रही हूँ, और फिर मैं उसमें शायरी के भी मज़े ले रही हूँ, तो इट्स अ वेरी होलिस्टिक एक्सपीरियंस फॉर मी। नो वंडर। पर कमिंग बैक टू योर ठुमरी एंड ख्याल, हाउ डू यू सी ठुमरी टुडे? Because ठुमरी incidentally was related to a dance form, also, and then it acquired a form of its own. तो उस स्टेटस के हिसाब से how do you look at it, say today, what role would ठुमरी say play in a big concert today? See, I think all musical forms have evolved with time. ट्रेडिशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बिल्कुल आपने उसको तराश दिया है कहीं और आप उसको बदल नहीं सकते हैं। आप भी जानते हैं इस बात को, एज एन आर्टिस्ट योरसेल्फ यू आल्सो कीप री इन्वेंटिंग, इवॉल्विंग। तो हर शैली में ये हुआ है। पहले जैसे ख्याल गायकी जो विलंबित
गाया करते थे उसमें भी बदलाव आया. यू आर नाउ फिटिंग इट टू अ कॉन्सर्ट फॉर्मेट, दैट कॉन्सर्ट फॉर्मेट हैज चेंज वगैरह वगैरह. सो आई फील एवरी फॉर्म ऑफ म्यूजिक has changed, has the potential to keep evolving. In the case of the Thumri, जी. that becomes a little complex. That's why I wanted to ask you It that becomes a question. little complex because Thumri became the mainstay of a particular community. Yes. जो गाने वालियाँ थी वो खासकर ठुमरियाँ वही गाया करती थी जी. पहले. इससे पहले कि आप फयाज खान साहब भी गाने लगे और बड़े गुलाम अली खान साहब भी गाने लगे. वो एक कॉन्सर्ट कई का लोग. हिस्सा बन हाँ. गया था. जी. इससे पहले कि इट बिकेम दैट रेपर्टोर, ये ख़ास एक शैली थी जिसको एक पर्पस, एक एंटरटेनमेंट पर्पस से जी. बनाया गया. और शुरुआती तौर में जैसे गाती भी थी, नाचती भी थी, फिर बैठ के भाव दिखाती थी. तो जी. ये सब बड़े इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एक्सप्लोर किए गए. और फिर धीरे धीरे कुछ हमारे समाज में जो बदलाव आए और जो राजनीतिक बदलाव आए, जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जी जी, जो पैट्रोनाइजेशन बदला है. करेक्ट. नॉट ओनली पैट्रोनाइजेशन, द होल इंटरप्रिटेशन ऑफ कल्चर चेंज्ड. कि भाई संगीत यानी क्या, भारतीय संस्कृति यानी क्या, हिंदुस्तान में संगीत यानी क्या. तो कई सारे ऐसे ये जो टिंकरिंग होता रहता है ना, इससे हर कल्चरल फॉर्म में भी वो तो इम्पैक्ट तो होता है. आएगा बिल्कुल बिल्कुल आता है. तो आई थिंक Thumri actually faced the most impact of this change. अच्छा. Is my personal opinion, because I feel that whole community suddenly became questionable. Yes, true. तो फिर उस माहौल में उसको फिर it had to be changed in a way that it became socially acceptable, socially respectable. ये जो सब judgments ठुमरी के साथ जुड़ गए, वो मेरा ख्याल में किसी और शैली के साथ नहीं हुआ है. हाँ, मैं इसीलिए ख़ास तौर से ठुमरी की बात कर रहा था, क्योंकि जो उसकी खूबसूरती थी, जो वेरिएशंस एक भाव को लेकर जितने पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करता था आर्टिस्ट, वो जाहिर है अब उसके रोल बदल गए हैं. वो एक डांस के साथ जुड़ के उसका अलग मज़ा था. सुनने में अलग मज़ा, लेकिन गज़ल में उसको बहुत खूबसूरती से अडेप्ट किया लोगों ने. जैसे पुरानी जो गज़लें हैं उसमें, या पुरानी ठुमरियाँ हैं या दादरे हैं, उसमें शेर जोड़ना वाज वेरी कॉमन. वेरी कॉमन. अभी जो बेगम अख्तर का वर्जन है हमारी अटरिया पे, जी, उसमें 2-3 उन्होंने जी शेर जी, जोड़े. बिल्कुल बिल्कुल शेर. तो एनीवे द थिंग इज दैट ठुमरी जो पहले उसका एक पर्पस भी था, यू नो, अपार्ट फ्रॉम एंटरटेनिंग, जो गाने वालियाँ थी उनके लिए भी इट वाज अ फैंटास्टिक वे ऑफ एक्सप्रेसिंग इमोशन. यस, एंड एक्सप्लोरिंग पॉसिबिलिटीज. एग्जैक्टली. तो जैसे हम जो अभी जो ठुमरी चलती है उसको हम कहते हैं बोल बनाओ ठुमरी. जी. नाउ आई फाइंड दैट कॉन्सेप्ट ओनली माइंड बॉगलिंग. जी. बोल यानी क्या, शब्द को बोल कहते हैं, उसको कैसे बनाएंगे आप? जी. उसका अर्थ ही क्या हुआ ना फिर. ट्रू. आप ये सोचिए, बोल बनाने का मतलब क्या हुआ? बोल जो बना हुआ है उसको आप फिर से बना रहे हैं. दैट इज द होल इमोशनल, क्या बोलते हैं उसको, इमोशनल ग्रेविटास ऑफ दैट आर्ट फॉर्म, यू नो. सारा वजन ही इमोशन में. सो वो कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ तो फिर उसका वजन भी बदल गया. सो इट बिकेम लाइक अ थिंग व्हिच इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ कॉन्सर्ट. In a way, yes. You know, in a sense, traditionally it's become that. But if you listen to a Siddheshwari ji or you listen to a Rasulan Bai, if Siddheshwari ji is singing, you know, a slightly faster paced dadra, सुहागन बरसत काहे नहीं रे, तो उसमें जो पैथोस है, उसमें जो इमोशन है, उसको समझना भी मुश्किल है. But it comes with the community. You know, that has changed. हाँ, उसका एक social structure जो था. हाँ, उसका एक relevance भी बदल गया है. और it has become more, क्या कह सकते हैं उसको, more middle class. हाँ, more middle class, more acceptable. predictable. More middle class acceptable in a way, because that has been the grain, and of course radio has played an important part in that. Of course, and, huge part, yes. But today, how do you see yourself when you, apart from live performances, there are so many avenues. Right. Has it restricted your reach, or is it in a way, because So, live you know, का मजा जो था, वो धीरे धीरे अब नहीं, मेरे ख्याल में लाइव का मजा अभी भी बहुत है, जी, जबरदस्त है. लेकिन लाइव की रीच उतनी नहीं है जितनी आप ऑनलाइन से कर सकते हैं. सो दैट्स अ बिट ऑफ अ बाइंड, दैट्स अ बिट ऑफ अ चैलेंज, क्योंकि हमारा जो संगीत है इट्स टिपिकली मेड फॉर लाइव ऑडियंसेस, यू नो, इट्स नॉट मेंट एंड इंटरैक्टिव इन अ वे. हाँ,
तो I find it very curious how younger, very thinking, very intelligent musicians try to experiment with these forms. And even when they're experimenting with these forms, जी. they will use something like रस के भरे तोरे नैन or something Yeah. which is very popular, you know. तो वो मुझे बड़ा, I find it almost amusing कि that you have to go back to that हाँ, to be able to, yes. you know. Remixes में they are using the ठुमरी अंग Correct. and then mixing it with that. Correct. And apart from music, you have a very strong social, what should I say, had a social very, activism. No, I used to be very, very involved. But now all my, even my social engagement is around my music. So I write on music, I lecture, you know, and I even taught courses at universities which I had structured to, I was chair professor at Goa University for 5 years. Okay. And I taught, I didn't teach at the fine arts or the music college. I taught students of sociology and history. Oh, that's interesting. The social history of music. जी. And it was very fascinating because these were all local students from Goa and they Wow. had not even heard Yes, of yes. the Goa. They are very, in a way, alienated. हाँ, in fact my first class was very, मैं घबरा गई थी. मैंने ऐसे ही randomly होता है ना ऐसे free wheeling, आपको कौन सा गाना अच्छा, who's your favorite artist? I had not even heard of the artist. And they were talking about some electronica, something or the other. So the whole, there's such a cultural shift. But therefore it was a very good experience for me. I actually took them to Kesarbai's village, you know, and I got them to meet some wonderful young students from the College of Music there. So for them it was a real eye opener. उनको लगा ही नहीं कि उनके ही शहर में ये सब हो रहा है. But has it impacted, this social work has impacted your music? See, I feel like some things just are a part of you, you know, like a lot of my work it has, जैसे मेरा project मैं आपको बता रही थी अभी थोड़ी देर पहले, Women on Record जो है, it is about the women who sang on the gramophone record. जी. But for me the main thing is there's no record of them. हाँ, किसी sadly को so. पता ही नहीं है कि भाई जी. आप किसी बाई का नाम ले रहे हैं तो उससे आगे लोग जानते नहीं हैं उनके बारे में. तो मेरा पूरा उसमें फोकस ही ये था कि who are these women, क्या थी उनकी तालीम, you know, and most of them sang popular music, light music, some of them sang classical, Zohrabai Agrewali for example. But कई ऐसी थी जो, but उनकी तालीम बड़ी solid थी, you know, उन्होंने किनसे सीखा. We don't have these lineages. जी. So the thing is that I may have left a certain kind of a professional world, but it hasn't left me. वो कहीं ना कहीं से हाँ, मेरे because, and it ज़मीर alters में- the way you look at music. Exactly. Because the sensibility remains, Exactly. and that in a way gives you a different kind of stream also. बिल्कुल. आप निर्गुण ही देख लीजिए, आप कबीर का कोई पद उठा लीजिए, you know? जी. तो उसमें आप कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं, you relate with it very differently. Yes. Because you You know have ज़मीन से, you know, Social जुड़ाव रहा context है, उसका तो, है. हाँ. थिएटर में तो खास ही होता होगा ये. जी जी, थिएटर में तो in fact the choice of a play at times is impacted by how you think about I'm sure. areas around you. But same with music, I'm sure. But what fascinates you today when you look back? Who are the singers you think I wish I could learn from them, or I could imbibe some of those Yeah. elements? I wish I had met Kesarbai Kerkar. I don't think she would have bothered to teach me. She was a very difficult person. Okay. But just to have met her and to have heard her live would have been very exciting for me. Actually, I have not heard Begum Akhtar also live, which would have been Fascinating. quite yeah. quite fantastic. There are many greats in the world Yeah. of music. I'm a huge murid of Pandit Kumar Gandharv because I think you see the kind of music we practice is the Guru Shishya Parampara और हम सीखते हैं गुरु से. जी. लेकिन उस परंपरा को अपनाना और उसमें से कुछ अपना बनाना जो है ना, वो मेरे ख्याल में कुमार जी ने जिस तरह से अचीव किया against all odds, you know. Yes. So he is for me, I mean I have deep respect for him. Many musicians, I mean उसमें पूरा पॉडकास्ट निकल सकता है. No, I understand. But I'm saying there are certain ones which they just hit you and you Yeah. say, okay, this is how it should be. I really enjoy Siddheshwari ji's music. Siddheshwari ji, I think true. in terms of Thumri, she was just Amazing. unparalleled in her. Yes, true. And then Bhimsen ji, of course, very fond of Pandit Nikhil Banerjee, sitar.
बहुत पसंद है मुझे उनका। जी। तो खैर ऐसे कई सारे उस्ताद आर्टिस्ट हैं। हैं, हाँ। बट एनीवे आप जब म्यूजिक व्हेन यू गो फॉर अ कॉन्सर्ट, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर दैट? बिकॉज दैट्स something I'm always fascinated to know. How do you face an audience? Because half of the time you change Yeah. in the last 15 minutes I'm before. very much like that. I'm that person who sees the audience and changes my list. And sometimes my musicians are like, पहले बता देती तो बेहतर होता है। खासकर जैसे पुरानी चीज़ें हैं उसमें पहले स्लो होता है, फिर फास्ट होता है, फिर स्लो, so those kind of things. तैयारी के तौर पे तो खैर you have to plan depending on who your audience is. That's very important. कौन सा फेस्टिवल है, आपके बाद कौन गा रहे हैं, उससे पहले का रिहर्सल, तैयारी, and I try to keep quiet on the day of my concert. Because it's always fascinating to see artists go on stage and then they are in their world of their own. Yes. After That's the beauty of and I think that's what music does to you. Yeah. Do you feel that when you act? Do you feel like sometimes you feel like you're yes, in another zone? It times you see the moment you are on stage, then something takes hold of you. एक वो तिलिस्मी होता है मामला एकदम। वो एक कोई ऐसी चीज है जो आपको पकड़ लेती है, then you are आप उसमें चले जाते हैं। बट म्यूजिक में तो ये भी है ना कि आपके आसपास साउंड्स हैं, वेव्स हैं, and उसके बीच में you have to perform. So it's a, and especially in a biggish auditorium and open air. Yeah. Where there's so many distractions. Yeah. And to focus in. But that comes from talim. That really comes from talim and riyaz, to be able to switch off at some point. Because आप उसमें उलझ जाएंगे तो फिर बहुत distraction हो जाएगी. You have to really say, okay, at this point I'm going to be with myself. वो मेरा ख्याल में ज़रूरी होगा हर आर्टिस्ट के लिए, I'm sure. And there is a book which you have written. Yes. I want to know a little more about this. So this is Jalsa, and as it says, it's Indian women and their journeys from the salon to the studio. हाँ, that's what you said. तो एक ज़माना था जब सिर्फ महफिलें हुआ सजा करती थी और राजा महाराजा होते थे, नवाब होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे, ज़मींदार होते थे, और फिर वो माहौल बदलता गया क्योंकि एक मशीन आ गई हमारी ज़िंदगी में जिसको लोग ग्रामोफोन कहते हैं, और उस मशीन के आने से जो हमारा सुनने का तरीका, रिकॉर्डिंग का तरीका, परफॉर्मेंस का तरीका, काफ़ी कुछ बदल गया. So this project is a tribute to the women who sang on the record. Okay. And the project is called Women on Record. पर मेरे लिए ये आसान था, उनका संगीत ढूंढना आसान था, लेकिन उनके पीछे जो कहानियाँ हैं वो ढूंढना मुश्किल था. For the longest time I only found their names in discographies, तो फिर धीरे धीरे उसको हमने जोड़ा. तो आपने कहाँ से सोर्स की? कलकत्ता? Calcutta, that was Lucknow, the initial Lucknow. Calcutta, Lucknow. We also went to Patna. I went to Dhaka, and I also went to many countries in the subcontinent where this was a phenomenon. And यहाँ पे कई सारे collectors भी हैं हिंदुस्तान में. So they were very. And when I started this project in 2009, that's when I started it. 2008-9. तो उस ज़माने में कई लोग थे who were in their late 80s and 90s, who would have seen जिनके the घरों में ये सब हो चुका था. तो उनसे फिर बातचीत हुई, उनसे मुलाकात हुई, और कई सारा बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस ये भी रहे, क्योंकि जैसे कलकत्ते में जो बाड़ियाँ होती हैं उस पर भी हमने इस पर काफ़ी कवर किया है उसको, जहाँ ये महफिलें सजा करती थी. तो उन परिवारों से भी हमने बात करने की कोशिश की. तो कई जो थर्ड जनरेशन, सेकंड जनरेशन वाले जो लोग थे उन घरों में, they didn't want to acknowledge कि बाइयाँ आके गाती थी. तो they would say things like, नहीं हमारे यहाँ तो सिर्फ दुर्गा पूजा पे जलसा घर मिलता, पंडित जी आते थे. तो कौन से पंडित रविशंकर आते थे. It is so there was a lot of cleansing in their minds. इसको cleansing ही कहा जा सकता है. और फिर हमें बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी मिले. एक बाड़ी में एक जनाब हमारे साथ, हमें उनको बता दिया गया था कि ये लोग आए, इनको घुमा दो. एंड दीज बाडीज आर लाइक फ्रोजन इन टाइम, के वॉल्स पे फोटोज लगी हुई, आपने देखे हुए होंगे. बिलियर्ड्स रूम होता है वगैरह वगैरह, और शैंडलियर्स, और जलसा घर जो है
औरतों के बैठने के लिए गैलरी बनी हुई गैलरी, वो अटरिया। अटरिया। तो वो जलसा घर में फिर शैंडलियर्स हैं और चाइना रखा हुआ है, यू नो, फैंसी चाइना वेयर एंड ओल्ड टेलीफोन्स, सिल्वर सोफा सेट्स, सो इट्स फ्रोजन इन टाइम, ये सब है, लेकिन डिनाइल भी है। हाँ तो हमें एक बार एक बड़े बुजुर्ग से थे, ही वॉज ऑल्सो इन हिज 80s, तो उनको बताया गया था कि इनको दिखा दीजिए। तो हमें घुमाने लगे और कई सारी सिंगर्स की पोर्ट्रेट्स लगी हुई थी, भातखंडे जी की भी थी बट इनकी भी लगी हुई थी। तो मैंने कहा, ऐसे ही मैंने पूछ लिया जी कि अरे हीराबाई बड़ौडीकर, ऐसे ही मतलब देखा, अच्छा लगा, तो इनकी आंखें चमक गई। मैंने कहा अरे आप उनका संगीत जानते हैं, और इन नाम का नाम था घंटी बाबू। अरे what a character he was, and he got really excited, you know, and then I started asking about other singers, Kamla Jharia, जो खासकर कलकत्ते में जो कमला झरिया was an incredible singer, वो गज़लें भी गाती थी और ठुमरी दादरा गाती ही थी, पर नजरुल गीती भी गाती थी, रामदासी गीत वगैरह वगैरह, she was very popular। तो इसे अरे ये तो सब आती थी यहाँ पे। तो मैंने कहा अच्छा इतनी बड़ी बाड़ी है, तो उन्होंने मुझे एक कमरा दिखाया, कहने लगे कि भातखंडे जी जो है 6 महीने यहाँ रह के गए। तो मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, और ये सब कहाँ रहती थी? सो ही वॉज वेरी शॉक्ड, ही सेड ये यहाँ थोड़ी रहती, उनके लिए तो अलग व्यवस्था करी जाती। सो यू नो हाउ स्टोरीज रिवील स्टोरीज, and you get to know a whole lifestyle of that period. एग्जैक्टली एक पूरा एक ब्लैक एंड वाइट एरा हमारे सामने आके खड़ा हो गया, यू नो। That's so nice. So it's been a wonderful journey because इतने लोग मिले हैं, और क्या क्या किस्से हैं कि भाई बाई आई और यू नो कोई निकाह पढ़ने आ गए तो बाई छुप गई, और इस तरह की, मतलब जो एब्सोल्युटली रोजमर्रा की कहानियां जो होती है ना। And it's a very interesting, there is an element of intrigue in most of these stories, जी, which is so interesting. But anyway, Swaransh is here. He has a question. अरे वाह, I'm scared. नमस्ते विद्या जी। मेरे बहुत ही कैजुअल सवाल होते हैं यूजुअली, और बहुत ही पर्सन डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं पहली बात तो ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये आपका ब्यूटी सीक्रेट क्या है? बिकॉज आई हैव ऑलवेज सीन यू सो प्रिटी ऑन स्टेज एंड ऑफ स्टेज। आई एम श्योर देयर इज सम रिजीम विच आई वुड लाइक यू टू शेयर विद आवर ऑडियंसेस। और दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा दैट आई हैव ऑलवेज बीन वेरी फॉन्ड ऑफ द हेवियर वॉइस ऑफ फीमेल। तो क्या आपने किसी मतलब पहले आपकी आवाज़ ऐसी नहीं थी, या आपने रियाज़ करके हासिल किया, या ये नेचुरली हुआ? ये 2 बातें मैं जानना पसंद करूँगा। Okay, the answer to question number 1 is thank you very much for such a generous comment. I'm quite excited that you think so. एक तो आपने जैसे कहा कि स्टेज की अपनी एक ऊर्जा होती है, and you know it sort of it anyways helps your skin, I think. But I'm also a fitness freak. I am very much into you know my routine, my workout routine every morning. Oh, that's very amazing. I enjoy it very much, and it also de-stresses me a lot. And I play badminton actually. So so I think all the sweating helps the skin. That helps, yes. So yeah, and I genuinely feel that all artists should pay attention to fitness. मुझे बहुत लगता है कि हम लोग घंटों घंटों बैठे रहते हैं, you know, the knees give up and your belly starts showing up. So it's not such a bad idea. And I think after COVID, a lot of us have become very aware कि भाई we better get our act together. Because I remember once a Japanese trainer came to us in NSD and he was flabbergasted. He saw some dance performances and he says, "Why do Indian dancers have pot bellies?" And I had no answer on that because he managed to see 4 or 5 of them who were all big names, but they all had a comfortable paunch. There's food sitting in it. So that was one interesting question, because when for a Westerner, dancer means you have to be almost an acrobat they or an athlete. They really work on their bodies. You're like an athlete. I'm sure that's true of actors also, no? They must be spending a lot of time on keeping The best fit. definition of actors given is that they should have the mind of a philosopher and body of an athlete. Wow, that's a really good one. It's a perfect. So it goes, and the
question number 2 about the voice. How do you? No, actually, I'm just grateful that I was born with that voice. Okay. And I have done nothing to make it slimmer, or I enjoy the depth of the voice. And aap dekhiye na, naturally I'm also attracted to voices like that. I think that tends to happen. So yeah, I mean, It has something to do with the register you use as a singer. I think it also has to do with what part of the where you get your how much of your breathing, gut you're gut in, using, yeah. how much of your vocal cords you're using, It has and to do how with how you actually work on your breathing. Because that's also true about actors. I'm sure, yeah. How you project your voice, absolutely. Yeah, voice projection is yeah. one part, and of course, the quality of voice Yeah. may differ, but then it has to have a basic strength and a muscle in it. Right. So the muscle in your voice Yeah. is what I think. Yeah, I think I have Okay. probably I have biceps. The muscle. I'm talking about the muscle in your voice because that muscle. No, yeah, it's interesting you say that. I'm right now working on a project. I'm going to be performing it at the Royal College of Music in London soon, where I'm working with opera singers. Okay. And their voice projection is totally different. So And I find it so interesting. I'll tell you why. Because my focus is this, Nabi, you know, this way. हम लोग का तो But ही- they have head voice, they have chest voice, they have You see, all kind. They've explored every part of their torso, head onwards. As someone said, they work against the gravity, and we in India work Right, towards the yeah, gravity. So yeah. our central is much down than theirs and all that. It's fascinating. And will you just sign the book for us? Yes, certainly. Oh my God, with pleasure. Thank you so much, and Thank you. thanks so much for being part of this conversation. It has been an absolute pleasure, and you know, speaking to someone who's so rooted in Really, the yeah. art and culture world is always a pleasure. Thank you. Thank you so much. Thank you.